अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहीन अंजुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी हर एपिसोड में एक डिफरेंट डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। उसका मकसद सिर्फ हमारा इतना ही होता है कि हम आपको आगाह कर सकें, आपको बता सकें ताकि आप उससे बच सकें। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हेयरिंग प्रॉब्लम्स, जो वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रही है और जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अकबर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शफकत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप अपने बारे में मिस्टर शफकत आप बताएं कि क्या करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ताकि नाजरीन जान सकें। जी सबसे पहले मैं डॉक्टर ईसा लिबर्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से हम लोग आज आपके सामने मौजूद हैं। मैडम, इस वक्त जैसे आपने खुद ही कहा कि हेयरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ये हर एज के साथ हैं। छोटे बच्चों में भी हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो भी हैं, फिर उसके बाद आप अडल्ट्स में भी हैं, यंगस्टर्स में भी हैं। तो आफ्टर 40 तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और आफ्टर 60 मतलब 60 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाता है। तभी आप डॉक्टर साहब बताएं कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस हवाले से, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? मेरा दायरे का नाम हेयरिंग क्लिनिक है जी। मैं कराची का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक है, हम लोग ये तमाम जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं ये हम लोग सारे प्रोवाइड करते हैं। वन रूफ में सारी सोल्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यू बॉर्न बेबी जो 1 दिन का बच्चा होता है उसका भी टेस्ट हो जाता है और पता चल जाता है कि उसकी हेयरिंग लॉस है या नहीं है। चलें, ये ज़रूर जानेंगे आपसे इसी प्रोग्राम में कि क्या, क्यों, कैसे होता है। सारी डिटेल इस प्रोग्राम में हम कवर करेंगे। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर अकबर अब्बास है। मैं एक ईयर नोज थ्रोट या ENT सर्जन हूँ और कॉकलियर इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से है। वहाँ मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और ख़ुसूसी जो हमारा इंटरेस्ट है बेसिकली वो बच्चों में और बड़ों में हेयरिंग लॉस में और उसकी रिहेबिलिटेशन में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सवालात की भरमार आपके ऊपर शुरू होने वाली है। सबसे पहला सवाल ये है कि ये सिम्टम्स क्या होते हैं हेयरिंग लॉस? हमें तो नहीं पता लगता, कभी कभी हम भी कम सुन रहे होते हैं। मुझसे भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सामने कोई बात कर रहा होता है तो हमें कम सुनाई देता है। तो हम खुद से क्या जानें कि इसके सिम्टम्स क्या है, हमें पता लगे कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है? सो डिपेंड करता है जी किस एज में है। तो अगर हम बहुत छोटे बच्चों में बात करें, जैसे शफकत साहब ने कहा कि 1 दिन या 2, तो इनिशियली अगर इन चंद महीनों में माँ बाप को पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा, वो तवज्जो नहीं देता। अगर वो जब क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है, उसे माँ बाप बुलाना चाहते हैं तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, जवाब नहीं देता। अगर वो बिल्कुल कंप्लीट हेयरिंग लॉस है, फिर उससे बड़ी एज में थोड़ा चले जाएं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, तो बच्चे थोड़ी तालीम में पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स टीचर आइडेंटिफाई कर लेती है कि इनको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास लेके आ जाते हैं फिर वो हेयरिंग टेस्ट के लिए, और उसमें हम फिर अपने ऑडियोलॉजी क्लिनिक जो कोलीग्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं टेस्टिंग के लिए। बड़ों में चले जाएं, अगर 30, 40, 50 साल की उम्र में चले जाएं तो वहाँ पर भी हेयरिंग लॉस है। स्पेशली अगर कोई यंग जो है अब उसने अपना स्टार्ट किया कैरियर, तो वो उसको प्रॉब्लम्स होते हैं और ये एज बड़ी वनरेबल होती है। मतलब जैसे अगर कोई बड़ा बंदा है मैच्योर 25-30 साल का, उसको भी ये प्रॉब्लम अचानक हो सकती है? बिल्कुल, अचानक भी हो सकती है और ग्रेजुअल भी हो सकती है। ठीक है, अचानक होगी तो कैसे पता लगेगा कि पता कैसे लगेगा वो इस मर्ज की तरफ? अचानक होती है तो आमतौर पर पता चल जाता है, वो फौरन आ जाता है। ये कल था, कल मैं बिल्कुल सही था, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसने कान की नस को मुतासर किया और अचानक से मेरा एक कान जो है बंद हो गया है या दोनों में समात कम होगी, तो अचानक वाली चीज़ फौरन आ जाती है। ठीक। जो लेट होते हैं वो स्लो ग्रेजुअल ऑनसेट। फिर अगली एज ब्रैकेट में चले जाएं तो 60 साल के बाद, 70 साल के बाद ओल्ड एज हेयरिंग लॉस, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है, तो उसमें भी लोग ज़रा आमतौर पे इस एज में हमारे माशरे में लोग ज़रा कम आते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आंखें भी कमज़ोर हो गई, समाज भी कमज़ोर होगी तो क्या हुआ। अच्छा शफकत साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सिम्टम्स क्या है, कैसे जज करें, कैसे पता लगे? बिल्कुल सही है। सबसे अगर हम लोग, आप जैसे आपने अडल्ट्स के बारे में बोला है सिलसिला कि जब आपने किसी को बुलाया, उसने कहा कि जी मुझे आवाज़ आ गई है, प्लीज़ ज़रा दोबारा बताएं कि आपने क्या कहा है। तो मतलब ये था कि सुनना इशू नहीं है, समझना इशू है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब जितनी देर तक टेस्ट नहीं होता तो टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये जो इनको लॉस है या नहीं है। चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो उसी वक्त पता चलती जब टेस्ट होता है। से कि जी हम लोग चले ठीक है जी, कोई यंगस्टर मेरे पास आया, हमने उसका टेस्ट किया, टेस्ट में देखते हैं कि लॉस कौन सा निकला।
अगर तो वो कंडक्टिव लॉस है, मतलब ये कि उनका जो है ना कॉक्लियर ठीक है लेकिन मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स के इट कैन बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स, तो फिर हम लोग उनको डॉक्टर साहब की तरफ रेफर कर देते हैं। फिर अगर ये इन दोनों में प्रॉब्लम है तो हम लोग फिर उसको हेयरिंग एड सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उनका लॉस कितना है, ठीक है क्या, और लॉस की टाइप क्या है। अगर तो ऐसी टाइप है कि जो मेडिसिन ट्रीट हो सकती है तो उसको डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं, और अगर वो मेडिकली ट्रीट नहीं होती तो फिर उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। और फिर पता चलता है कि अब आगे आ जाए, टेस्ट से ही पता चल जाता है कि ये जो है ना हाई पिच साउंड है, लो पिच साउंड है, और ये नॉर्मल लॉस है। अच्छा, अगर एक नॉर्मल बंदा है, उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ये कि उसको कम सुनाई दे रहा है, तो इसको भी हम इसी उसमें ले जाएंगे कि ये मरीज बनते जा रहा है? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन यही तो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये आप जो वर्ड यूज करें ये नॉर्मल है ना, कि जी कम सुनता है। अब वो कम कौन सी आवाजें सुनता है, क्या वो फीमेल की आवाजें कम सुनता है, मेल की आवाजें कम सुनता है, या उसको अंडरस्टैंडिंग का इशू है, ये टेस्ट से साबित होता है। टेस्ट का नाम है PTA, प्यूरिटन ऑडियोमेट्री टेस्ट, ये बड़ों का टेस्ट है। तो ये काफी सारे टेस्ट हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह से आप उसको ट्रीट करना चाहते हैं, पेशेंट आपका क्या कह रहा है। जैसे अगर हम थोड़ा सा, डॉक्टर साहब आपने कहा था कि अचानक वाली बात, वो ये सिलसिला, जैसे हम लोग अगर प्लेन पे ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कान बंद हो जाते हैं, कोई लोग पहाड़ों में जाते हैं तो कान बंद हो जाते हैं, इसको जो है ना टेम्परेरी लॉस कहते हैं। तो टेम्परेरी लॉस बाज़ का वक्त के साथ खुद ही ट्रीट हो जाता है, बाज़ का थोड़ी सी मेडिसिन लेते हैं तो वो ट्रीट हो जाता है। तो उस वक्त अगर हमारे पास टेस्ट के लिए आए तो डेफिनेटली वो लॉस निकलेगा, लेकिन वो लॉस ऐसा है कि जो आराम के साथ ट्रीट हो सकता है, कुछ वक्त के साथ कुछ उनकी जरूरत होती है। तो फिर बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम के साथ तो उनकी प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन जब टेस्ट किया तो वाकई पता चला कि इनको वाकई लॉस है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि हम अपनी दादी नानी को देखते थे, कान में ईयरबड लगाती थी, वो सुनने का प्रॉब्लम होता था, तो ये क्या कोई एज के साथ बढ़ता है, या क्या इसका एज में क्या रोल है कि ये एक बढ़ती एज के साथ होगा, या ये किसी को भी हो सकता है, या अमूमन हमने दादी नानी को क्यों देखा है ऐसा? एज के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। जैसे 40-50 के बाद हमारी बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, इस तरीके से हमारे कान भी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और इसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में प्रेस्बाइक्यूसिस कहते हैं, यानी कि कम सुनना। 60-70 साल 80 साल की उम्र के बाद जो है वो कम सुनना शुरू हो जाते हैं, और ये ऑब्वियसली तकरीबन हर एजेड इंडिविजुअल के साथ होता है। हमारे माशरे में चूँकि घर में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो बुज़ुर्गों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ना कोई पोता पोती नवासा होता है जो कि उनका काम करता रहता है। लेकिन उन माशरों में जहाँ बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम करता है, और वो फ़ौरन उसकी जो है वो रेमेडी चाहते हैं, उसकी फ़ौरन हेयरिंग एड जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, शफकत साहब से हेयरिंग एड भी ले लेंगे। लेकिन हमारे माशरे में जो दादी नानी है ना, वो हमें ही कहती रहेगी कि जी आप ऊंचा बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी समाज सही नहीं, क्योंकि उसके घर में काम करने वाले इतने बच्चे हैं मौजूद हैं कि उनको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इस चीज़ का जो ओल्ड एज हेयरिंग लॉस है, इसका 2 चीज़ों में बड़ा इफेक्ट है। मेमोरी लॉस, तो मैं बुज़ुर्गों को ये कहता हूँ ठीक है आप हेयरिंग को इसको आप मत फैक्टर इन करें, लेकिन आपकी मेमोरी खराब होना शुरू हो जाएगी। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी दादी नानी को हमने देखा है कि उनको हेयरिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो बढ़ती एज के साथ मेमोरी इशू होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। बिल्कुल, हेयरिंग लॉस के साथ उसका बहुत सारा ताल्लुक है। और फिर ये भी देखा गया है कि हेयरिंग लॉस जब बढ़ता है तो बैलेंस रिलेटेड इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं, हड्डी तोड़वा बैठते हैं। तो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको ज़रा एहतियात के साथ डील करना चाहिए। अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये सिर्फ समात का मसला नहीं, मेमोरी का भी है और बैलेंस का भी है। अच्छा, थोड़ा सा डॉक्टर साहब की मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो इस तरह से कि देखें, अगर 20-25 साल पीछे चले जाएं तो कोई भी चश्मा लगाना पसंद नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि उनको सारे दोस्त ना मजाक करते थे। लेकिन ये एड्रेस इतना ज्यादा हो गया कि अब जो है ना हर घर में मौजूद है। जिसके को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है वो फौरन डॉक्टर के पास जाता है, उसका अपना टेस्ट करवाता है और चश्मा ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल वो चश्मे भी इतने ज्यादा फैंसी भी आ चुके हैं कि हमें पूछना पड़ता है कि जो चश्मा आपने लगाया हुआ है क्या ये नजर का है या आपने अपने खूबसूरती के लिए लगाया हो। तो आज मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके प्रोग्राम को कि आपने भी इसको अवेयरनेस के लिए डाला। ये सेम सिचुएशन जो आंखों वाली है, यही हेयरिंग की प्रॉब्लम है, ये उतनी एड्रेस नहीं हो सकी।
हम बात ही नहीं करते इस पे। बात ही नहीं करते इस पे। मैं कह रहा हूँ अभी देखे ना कि चश्मे की गली मोहल्ले में दुकानें खुल गई हैं। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हेयरिंग के आइज के हवाले से, एक आम बंदे लेमैन को भी पता है कि ये नुकसान क्या है, अगर आपने लगा लेंगे तो तब क्या होगा, अगर नहीं चश्मा लगाएंगे तो तब क्या होगा। जबकि सेम सिचुएशन हेयरिंग के साथ भी है, लेकिन हेयरिंग पाकिस्तान में उतना ज्यादा एड्रेस नहीं हुआ। तो ये आपको एक क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने इसको प्रमोट किया। ये बहुत जरूरी है कि सब लोगों को पता हो कि बहुत सारे लोग हैं उनकी प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम है। पहली बात। दूसरी बात कि इसके इतने ज्यादा सेंटर डेवलप नहीं हो सके, ठीक है। इवन दो कि यूनिवर्सिटी जो है ये भी उन्होंने 4-5 साल हो गए उन्होंने डिग्रीज के लिए निकाली हैं, जो कि निकली हैं। मेरी बेटी भी ऑडियोलॉजिस्ट माशाल्लाह बन चुकी है, मेरा बेटा भी ऑडियोलॉजिस्ट बन रहा है। अब ये अवेयरनेस आ रही है। अब जब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि इसका टेस्ट करवाना है, टेस्ट के बाद इसका सोल्यूशन है। अब बहुत सारे लोगों को अब भी यही पता है कि जो हेयरिंग एड इतना मोटा सारा होता है उसमें आवाज बहुत जोर से बोलना पड़ता है, फिर जाके आवाज आती है। तो मैं उसी बारे में आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूंगा कि इस वक्त हेयरिंग के इतने ज्यादा एडवांस फीचर्स आ चुके हैं। इवन दो पूरी दुनिया में कोई भी आता है तो अगले 2-4 महीनों के में पाकिस्तान में वो सारी चीजें पहुंच चुकी होती हैं। ऐसे हेयरिंग एड्स हैं कि जैसे आप सामने बैठे हुए आपको पता भी नहीं चलता कि इसको हेयरिंग प्रॉब्लम है। पहली बात, वो इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है कि जो है ना वो आपको नहीं पता चलता। थर्ड वन, जैसे आपने सामने मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह वो मोबाइल रखे होते हैं और जस्ट उसको अपने वॉल्यूम को आराम से एडजस्ट कर लेते हैं तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो शायद कोई ऐप देख रहा है या अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर रहा है। थर्ड वन, वो आराम के साथ कॉल्स ले सकता है, शायद कमरे में किसी भी जगह पे फोन पड़ा हुआ है तो ब्लूटूथ के जरिए आराम के साथ वो आराम से सुन लेता है। बस नीड है तो अवेयरनेस है। अब अगर हम स्कूलिंग की तरफ चले जाएं तो हम लोग वो बच्चे जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, हम लोग उनको हेयरिंग एड्स लगाते हैं और एक माइक जो ब्लूटूथ माइक टीचर्स के कॉलर पे लगा देते हैं तो आराम के साथ बात सुन सकते हैं। जब अच्छा सुनेगा तो अच्छा बोलेगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तफसीली गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सवालात का सिलसिला जारी रहेगा और बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, एक कॉमन सी बात है कि हमारे कान में कभी दर्द होता है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी तेल घर में से निकाल लेते हैं, कोई टोटका यूज़ कर लेते हैं। पहले ही हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि घर में कोई चीज़ रखी हो उसको हम यूज़ कर लें। तो उसका भी कोई इफेक्ट आता है हमारे इस पे हेयरिंग लॉस पे? जी, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और ज़्यादा वजूहत इसी की हैं कि जो कॉटन बड हम यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, बुजुर्ग भी यूज़ करते हैं और उसकी वजह से आमतौर पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो या तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है या फंगस से होता है, फफूंदी से होता है। तो इसका इलाज भी उन्हीं लाइन्स पे होना चाहिए कि आप एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स अपने करीबी डॉक्टर को दिखा के ले लें, एंटी फंगल ले लें। तो इसमें कोई जैतून के तेल का या प्याज के अर्क का कोई इतना रोल नहीं। हाँ, उसका कोई ऐसा रोल नहीं है जी, इतना कोई ऐसा रोल नहीं है उसमें। अच्छा, इसका नुकसान होता है अगर हम ये ऐसा कुछ अप्लाई कर देते हैं? क्योंकि कान के दर्द में तो फर्क आता है, ये बात हाँ, तो देखिए कुछ चीजें हैं जिनकी कुछ हर्बल वैल्यू जरूर है, लेकिन वो इतना नाकाफी होता है कि वो इन्फेक्शन को खत्म नहीं कर पाता। और डॉक्टर्स डिनाई करते हैं इस बात से कि इसको नहीं बिल्कुल नहीं है। इसमें डिनाइल की बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि जिसकी जो हर्बल प्रॉपर्टी है वो तो काम करेगी, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, इस काबिल नहीं है कि उस इन्फेक्शन को मुकम्मल तौर से खत्म कर देगी। मतलब ये यूज करने में कोई नुकसान नहीं है? नुकसान नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखा लेना बेहतर है। स्पेशली अगर ये ज्यादा पेनफुल है, बच्चों में है, तो उससे मशवरा ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा भी साथ छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे मैडम ने कहा कि कोई चीज डाल लेते हैं, ठीक है, तो अगर एयर ड्रम रैप्चर्ड है, उसमें नहीं है, तो फिर अगर वो चीज डालते हैं तो फिर क्या होता है? एग्जैक्टली तो अगर कान का पर्दा जख्मी है, उसमें सुराख है, तो जाहिर बात है वो कान के अंदरूनी हिस्से में जाएगा और वहां पर उसके इफेक्ट्स हमें नहीं मालूम कि क्या करेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कान की सफाई के लिए क्या बेहतरीन चीज़ है? क्योंकि कान की सफाई तो करना जरूरी है। अब लोग कहते हैं कॉटन बड्स भी ठीक नहीं है। देखिए, एक चीज पहली बात तो है कि 95% लोगों के कानों में मैल बनती है। ये कुदरत का एक निज़ाम है जो अंदर बनती है और खुद ही निकल जाती है, वो भी कुदरत का निज़ाम है। चंद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके कान में मैल बन रही है लेकिन वो निकल नहीं पाती, तो उनको सफाई की ज़रूरत होती है। कॉटन बड आमतौर पे सफाई के लिए नाकाफ़ी होता है, बल्कि काफ़ी वैक्स को अंदर पुश कर देता है वो, और फिर वो हमारे क्लिनिक में आते हैं कान को जो है वो क्लीन करने के लिए। तो कॉटन बड आमतौर पर हम रिकमेंड नहीं करते कि वो यूज़ ना करें, और 95% लोगों को कान की सफाई की ज़रूरत भी नहीं होती,
चंद एक लोगों को होती है बस। मतलब हम अगर कान की सफाई करवाना चाहें तो हम क्लिनिक जाएं। क्लिनिक जाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो तब जाएं। हर एक को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वाकई। कुदरत का अपना निजाम है, वो साफ कर रहा होता है। वाकई कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। शौकिया यूज करते हैं इसको, हम शौकिया यूज करते या हैं। हमें एक वहम होता है कि नहीं कान की वो सफाई। वहम भी है, शौक भी है, और ऑब्वियसली फिर वो घर में सब यूज कर रहे होते हैं, तो जो पीछे रह जाता है कहता है मैं भी यूज करूं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शफकत साहब, आपसे सवाल लूंगी, जी, please। वो ये कि घर में हम अमूमन कभी तेज बात करते हैं, कम बात करते हैं, तो मेरी मम्मा ऐसा कहती थी कि जो ज्यादा जोर से बात करते हैं, बचपन में हम सुनते हुए आए हैं कि जो ज्यादा जोर से बात करते हैं उनको सुनाई भी कम देता है। बिल्कुल। देखें, कुछ जो टोटके हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है, ठीक है। तो जो ये बोलने का ताल्लुक सुनने से है, अगर सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं। जो बंदा हेयरिंग इम्पेयर्ड है ना, वो यही समझता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो दूसरों को भी समझ नहीं आ रही, चूंकि वो खुद से भी अपनी आवाज नहीं सुन पाता ना, ठीक। तो इसलिए उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज लाउड होती जाती है। जब वो ऊंचा बोलता है तो चूंकि वो सुन नहीं रहा तो वो ऊंचा बोलता है, तो दूसरों को भी यही कहता है कि आप ऊंचा बोलें, तो ताकि वो उनको तो जो है ना सुनाई नहीं कम दे रहा होता है। दूसरी बात ये है कि ये फैमिली में ये आमतौर पे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है, खासतौर पे बड़ों में। तो आपकी फैमिली के लोग आहिस्ता 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 ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। अगर एक घर में सिर्फ एक बंदा हेयरिंग इम्पेयर्ड है और बाकी नहीं है, तो आपका ब्रेन ने ऑटोमेटिकली फैसला करना है कि जब मैंने दादी से बात करनी है तो इस पिच पे बात करनी है, नॉर्मल बात करनी है तो इस पिच पे बात करनी है। क्योंकि आपको पता है, आपको कोई खुद से नहीं कर रहे, ये सारा चीज ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्कुल, आपको बिल्कुल, बता रहा है कि आप इस लेवल पे बात करेंगे तो ये सुनेंगे। तो चलिए। अब ये सारी की सारी चीजें अवेयरनेस, जैसे आपने आज का सेशन किया, ये लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि अगर ये सुनेंगी नहीं तो अच्छा बोलेंगे नहीं। तो फिर आजकल हमारे पास हर एज के पेशेंट आ रहे हैं, हम उनका असेसमेंट करते हैं, फिर उनको समझाते हैं। फिर जो उनकी नॉर्मली जो है, हमारे जो खासतौर पे इंटीरियर सिंध से या इंटीरियर बलूचिस्तान से आते हैं, वो आके हमें कहते हैं कि शफकत साहब हमें ऐसी डिवाइस नहीं, दिखाएं जो जरूरी नजर है। नहीं आए, चूंकि हमें जो है ना लोग मजाक करते हैं। वाकई इस बात का मजाक बनाते हैं। दूसरी चीज, इस बात की अवेयरनेस नहीं है। इस बात के लिए तो अभी ये बहुत काम करना बाकी है। ये एक एपिसोड, ये एक प्रोग्राम हम कवर नहीं कर सकते। तो और अगर दादी साहब ने ज्यादा जोर से बात कर ली तो वो पलट के कहती है मैं बहरी थोड़ी हूँ कोई। वाकई। चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो हम ब्लूटूथ यूज करते हैं, हैंड फ्री यूज करती हूँ, तो जो है इसका क्या रोल है हियरिंग इश्यूज पर? देखिए, जिस तरीके से हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के काम करते हैं और उसमें भी कुछ एहतियाती तदाबीर बिल्कुल, अपनाते बिल्कुल, हैं, उससे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, इसी तरह कानों को भी ब्रेक की जरूरत है। जो कान के अंदरूनी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इनको हेयर सेल्स कहते हैं, वो थक जाते हैं आवाज सुन सुन के। तो इसके लिए एक 60-60 का रूल है, 60/60 का रूल है कि 60 मिनट तक आप कोई भी हियरिंग डिवाइस यूज करें और उसके 60% वॉल्यूम पे। ठीक है। ठीक, जो भी गिवन वो, चाहे आपका हेडसेट है, ब्लूटूथ है, 60% से ज्यादा उसको यूज ना करें और 60 मिनट तक लगातार यूज करने के बाद कानों को ब्रेक दें। तो ये ठीक एक है, बेसिक चीज है। स्पेशली जो माएँ आती हैं बच्चों को, ये तो उतारता ही नहीं है बच्चा मेरा, सारा दिन पहन के घूमता रहता है, हमारी नहीं सुनता, तो उनको हम भी फिर मशवरा देते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा इस सिलसिले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम नॉर्मली अपना मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, क्योंकि मोबाइल तो ऐसी चीज हो गई जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। हम खाना पीना छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल को नहीं बिल्कुल, छोड़ सकते। जी, तो वो जी। अमूमन उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, उसको चार्ज पे लगाते हैं और उसका ब्लूटूथ यूज कर रहे होते हैं, हम उसके ईयरबड्स यूज कर रहे होते हैं कनेक्ट करके। तो इसका चार्जिंग पे लगे रहने से कोई ज्यादा इफेक्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि चार्जिंग पे लगे रहने से कोई इफेक्ट है। कोई ऐसा स्टडी नहीं आई है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि मोबाइल फोन या कान पे लगे रहने से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहने से कोई ट्यूमर या कोई ऐसी चीज होती है। इसकी कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है। हाँ, हियरिंग लॉस हो सकता है अगर ये 60/60 रूल को फॉलो ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। शफकत साहब कुछ कह रहे थे। जी डॉक्टर साहब, मैडम के क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग और बेहतर तरीके से लेते हैं कि आपने जैसे कहा कि हम लोग जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है हमारी 50 till 60 डेसिबल होती है, और जो एयरबड्स जो वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं ये 105 dB की है। तो इसको अगर आप सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करें तो ये नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो एक खास फ्रीक्वेंसी जो 4K और 8K होती है वो डिप में आ जाती है। ठीक है। तो फिर वो आपको बारीक आवाजें जो है ना, खास तौर पे औरतों की आवाजें, बारीक आवाजें, बच्चों की आवाजें, परिंदों की आवाजें, ये आपको सुनना कम हो जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर एक लॉस जो है ना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक तो इसलिए इसे हमें जितना अवॉइड कर सकते हैं करना चाहिए। अच्छा, क्या शोर शराबा होता है हमारे इर्द गिर्द? अमूमन हम किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ शोर शराबा होता है या म्यूजिक चल रहा होता है किसी भी तरीके का, तो ये क्या इफेक्ट करता है या ये होने से बंदा मरीज बनना शुरू होता है? बिल्कुल जी। सो हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टडी भी की है, जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स पे काम किया उन्होंने, और स्पेशली जो एयरपोर्ट पे जो लोग काम करते हैं बिल्कुल बिल्कुल उन पे काम किया, कोई जहाज़ों का या जी। ट्रेन स्टेशंस पे, तो वो देखा गया कि उनकी समात में यकीनी तौर पे फ़र्क होता है, डिक्लाइन होता है, कम होती है समात एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल है। तो बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, वो तकरीबन हर साल अपने एम्प्लॉयज़ को हमारे पास भेजती हैं हॉस्पिटल में उनका हेयरिंग चेक करने के लिए, जबरदस्त। क्योंकि अगर ये हेयरिंग चेक ना करें तो कल को एम्प्लॉय जो है उसको कोर्ट में ले जा सकता है कि इस काम की वजह से मेरी एक समात कम हो गई। तो अगर हमें लगता है कि उसकी समात कम हो रही है तो हम कंपनी को एडवाइस करते हैं कि इनको शोर वाली जगह से हटा के ज़रा ऑफिस वर्क में भेज दें कुछ दिनों के लिए। ठीक ठीक। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पे कि ये इसके टेस्ट होते कैसे? ओके, टेस्टों की बहुत सारी इकसाम है। अगर हम लोग बच्चों से स्टार्ट करें और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता बड़े तक चलते जाएं तो हम लोग बहुत अच्छी आसानी के साथ सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। सबसे पहले न्यू बॉर्न हियरिंग टेस्ट होता है। ठीक है। ठीक है, न्यू बॉर्न हियरिंग टेस्ट का नाम है OAE, ऑटो अकॉस्टिक एमिशन। ठीक है। ठीक है, ये हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दिन से बच्चे से लेकर 6 महीने के बच्चे तक करें। ठीक है। इसमें हमें जो डिवाइस है वो सिर्फ ये बताती है कि ये पास या रेफ है। पास का मतलब ये है कि वो सुन रहा है। रेफ तो डिवाइस कैसे चेक करती है? ये डिवाइस हम लोग बच्चे के कान में लगाते हैं, ऑटोमेटिकली वो बता देती है। चलें शफकत साहब, इसको हम डिटेल में ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है, हम शफकत साहब से बात कर रहे थे कि ये टेस्ट हम किस तरीके से करवा सकते हैं और किस तरीके से हो सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, बताइएगा। जी, मैंने बच्चे का तो आपको बता बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चे को अगर 6 महीने के बाद भी दोबारा हम टेस्ट करते हैं और फिर वो रेफर आ जाता है तो फिर इसका दूसरा टेस्ट बैरा आ जाता है। ठीक है, बैरा टेस्ट से बच्चे की पता चल जाता है कि ये बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा और किस लेवल पे नहीं सुन रहा। उसका अगर हम लोग उसमें थोड़ा सा और एडवांस में चले जाएं तो उसका ASSR टेस्ट आ चुका है। बैरा जो है ये वेव्स पैटर्न है, ये टेक्निकल लोग पढ़ सकते हैं, और जो ASSR है ये ऑडियोग्राम के है तो बड़े आसानी के साथ इसका पता चल जाता है। जी। और अगर उस बच्चे का लॉस निकल आए तो हम फौरी तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना है। जी। ठीक है, ये तो हम लोग बहुत छोटे बच्चों की तरफ आ गए। अब जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनका टेस्ट होता है, वो हम लोग खेल खेल में उसको करते हैं, प्ले ऑडियोमेट्री कहते हैं। खेल खेल में बच्चे का टेस्ट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि बच्चे का जो है ना इसका लॉस है या नहीं है। तो कुछ स्कूल हैं जिन्होंने ये कंपलसरी किया हुआ है ताकि वो फिर अपने टीचर्स को बता सके कि बच्चों का इशू है, तो उसको हम लोग फ्रंट टेबल पे बिठाते हैं तो वो काफी बेहतर हो जाता है। अब थोड़ा सा और बड़े एडल्ट की तरफ आ जाएं तो फिर उसके लिए पोएटन ऑडियोमेट्री टेस्ट है। ये तकरीबन 5 से 6 साल जो बच्चे खुद से रिस्पांस दे सकते हैं या जो बड़े खुद से रिस्पांस दे सकते हैं तो फिर उनका हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको पोएटन ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं ये। और फाइनली उसके बाद फिर इसके साथ साथ एक स्पीच का टेस्ट भी होता है कि हम लोग कौन से अल्फाज सुन सकते हैं, कौन से अल्फाज नहीं सुन सकते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कॉकलियर इम्प्लांट है क्या? So basically, काम किस तरह से करता है? जी हाँ, कॉकलियर इम्प्लांट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है वो एक ऑपरेशन के जरिए हम कान के अंदर लगा देते हैं और कट वगैरह लगता है। जी हाँ, 1 घंटे 1.5 का ऑपरेशन होता है डे केयर में, और उसके जरिए वो अंदर लगा देते हैं। और दूसरा जो बाहर वाला पोर्शन है वो बाहर लगता है, एक मैग्नेट के थ्रू चिपक जाता है, रात को सोते वक्त उतार देते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में होता है। और बेसिकली जो कॉकलियर इम्प्लांट है वो उस वक्त लगाया जाता है जहाँ पर हियरिंग एड काम ना करें। ठीक है, बच्चों में भी या बड़ों में भी जहाँ प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो, बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस हो और वहाँ हियरिंग एड काम ना कर रही हो, सुनाई में मदद ना दे रही हो और लैंग्वेज में जो है वो डेवलपमेंट में मदद ना मिल रही हो, तो फिर वहाँ पर कॉकलियर इम्प्लांट का रोल आ जाता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये नुकसानदेह तो नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो लाजमी सी बात है उसके नुकसानात होते हैं। बिल्कुल, तो ये तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को दुनिया भर में लग चुके हैं, उनमें बड़े भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, और इसकी एक सेफ्टी जो है वो समझ लें कि वेल इस्टेब्लिश्ड है। इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है
और वो हम पहले बता देते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो जाना ठीक है, या ठीक। कोई चेहरे पे कमजोरी आ जाना, जो कि बहुत ही 1% से भी कम उसके चांस होता है, तो ठीक है। फायदे ज्यादा हैं जी इसके। ठीक है। अच्छा शफकत साहब, ये बताइएगा बहुत शॉर्ट सा अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को कि इसकी अवेयरनेस के हवाले से, इससे बचने के हवाले से छोटा सा कोई मैसेज। जी, मैं पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपसे पहले कहा जी। कि जैसे आपने प्रोग्राम किया है, ये सिर्फ इसकी एड्रेस की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा रोल अदा किया Thank इसमें। you. तो ये सबको सबसे पहले तो पता चलना चाहिए ना, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अगर हम लोग सिर्फ इतना बता दें कि ये जैसे हमारा चश्मा एड्रेस होना चाहिए, इसी बिल्कुल, तरह से हेयरिंग को भी उसी तरह से एड्रेस होगा, तो ये जो है ना, जब एक डिटेल अवेयरनेस की जरूरत डिटेल है। अवेयरनेस की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। डॉक्टर साहब, आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, दो चीज़ें, एक तो ये कि बच्चों में अगर आप वालिदैन को लग रहा है हेयरिंग लॉस है, तो वो ऑडियोलॉजिस्ट से या ENT से फौरन रब्ता ठीक करके है, चेक ठीक। करा लें, नंबर बिल्कुल। 1। नंबर 2, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंसेंजनस मैरिज की वजह, बिल्कुल। कज़न मैरिज की वजह से बहुत ज़्यादा हेयरिंग लॉस है, जी, तो उसको भी बिल्कुल। देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके भी कीमती टाइम का। Thank you. इंशाल्लाह दोबारा इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है आपको आज के प्रोग्राम से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी सारी अवेयरनेस मिली होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।